नेक्स्ट है अभी चौहानों की उत्पत्ति के विभिन्न मत। कि किसने कौन सी जाति से उत्पत्ति बताई है चौहानों की, तो देखते हैं। ब्राह्मणवंशी, ब्राह्मण वंशी कौन बताता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और कायम खारासो, डी आर भंडारकर। डी आर भंडारकर के ब्राह्मण वंशी बताते हुए, ब्राह्मण वंशी बताते हैं। तो कायम खारासो ये वाला क्वेश्चन आया अभी, ये वाला के कायम खारासो चौहानों की उत्पत्ति किससे बताते हैं? ब्राह्मण वंशी बताते हुए, ठीक है। दशरथ शर्मा खुद शर्मा है तो भी ब्राह्मण से बताएगा। गोपीनाथ शर्मा भी शर्मा है तो ब्राह्मण से बताएगा भी। डी आर भंडारकर भी ब्राह्मण से, और कायम खारासो भी, कायम खारासो ऐसा लगता है मुस्लिम है तो मुस्लिम के ब्राह्मण को ही बताएगा, ठीक है। अग्निकुंड की उत्पत्ति से चौहानों की उत्पत्ति किसने बताया अभी कि अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति हुई है? वो पृथ्वीराज रासो, नैणसी और सूर्यलाल मिश्रण। कि अग्निकुंड की उत्पत्ति से किसने बताया? पृथ्वीराज रासो, नैणसी, सूर्यलाल मिश्रण ने अग्निकुंड से बताया अभी, ठीक है। सूर्यवंशी, सूर्यवंशी कौन बताता है अभी? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख, इतिहासकार गौरी शंकर, हीराचंद ओझा ने के सूर्यवंशी बताते भी। सूर्यवंशी कौन कौन बताते भी? सूर्यवंशी पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख और गौरी शंकर, हीराचंद ओझा इन्हें के सूर्यवंशी बताते हैं, ठीक है। इंद्र के वंशज कौन बताते हैं? इंद्र के वंशज अभी क्या चौहान के इंद्र के वंशज कौन बताते हैं? रायपाल का शिवाड़ी अभिलेख है अभी, रायपाल का शिवाड़ी अभिलेख है चौहानों को इंद्र के वंशज बताता है अभी, ठीक है। फिर चौहानों को विदेशी मत, विदेशी कौन बताते हैं? सक्सिथी के विदेशी सक्सिथी ने कौन बताते हैं? कर्नल जेम्स टोड बताते हैं। कर्नल जेम्स टोड विदेशी है तो चौहानों की विदेशी बता दिया। विदेशी कौन सी जाति थी? सक्सिथी जाति थी। और वी एम सिमथ और विलियम क्रुक ये तीनों के चौहानों को विदेशी बताते हैं, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड हो गया, वी ए सिमथ हो गया और विलियम क्रुक चौहानों की उत्पत्ति क्या है? विदेशी थी हुई है भी, ये बताते हैं भी। फिर चंद्रवंशी कौन बताते हैं? चंद्रवंशी है चौहान के चंद्रवंशी है, चौहान चंद्रवंशी है। हाँ, सिक्का शिलालेख अचलेश्वर मंदिर का लेख के चौहानों को चंद्रवंशी बताते हैं भी, ठीक है। निम्न से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी, इनमें से किस ग्रंथ में चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी नहीं माना गया अभी? किसमें नहीं माना गया अभी? चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया अभी, किसमें नहीं बने? गुगोत्तर में चार में के चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया अभी। हमीरा सो, वीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय में के चौहानों के सूर्यवंशी माना गया है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। चौहानों को सूर्यवंशी किसने माना अभी? सूर्यवंशी पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र, हमीर रासो, चौहान प्रशस्ति, बेजरा शिलालेख में क्या चौहानों को सूर्यवंशी माना है अभी। ब्राह्मण वंशी के ब्राह्मण वंशी कौन बताता है अभी? डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा खुद शर्मा है अभी तो शर्मा का साथ देंगे भी। और कायम खरासो, कायम खरासो एक मुस्लिम है, इतिहासकार है जिसने चौहानों को ब्राह्मण वंशी माना है भी। और डॉक्टर भंडारकर भी चौहानों को, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है, भंडारकर ने किसको माना है? किसको माना है? ब्राह्मण वंशी माना है भी, ठीक है। पृथ्वीराज, फिर चौहान राजवंश के संस्थापक कौन है अभी? चौहान राजवंश है उसके संस्थापक कौन है अभी? वासुदेव चौहान है, वासुदेव चौहान जिसने सांबर जेल का निर्माण कराया था अभी, ठीक है। किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। शाकंभरी सांबर चौहान, शाकंभरी सांबर चौहान चौहानों की राजधानी इस वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान थे भी। चौहानों की राजधानी इस वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान थे भी, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने कराया था? वासुदेव चौहान ने कराया था भी, ठीक है। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी भी? अजमेर नगर की स्थापना से पहले, अजमेर नगर से पहले क्या थी? सांबर थी भी, क्या थी? सांबर थी।
क्या थी? सांबर थी। ठीक है। कि राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी सांबर को 7वीं शताब्दी में नामक चौहान राजा ने बनाया था। किसे? वासुदेव चौहान ने। किसे? वासुदेव चौहान ने राजधानी बनाया था अभी। अजमेर से पहले सांबर राजधानी थी भी। ठीक है। कि राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी सांबर को 7वीं शताब्दी में वासुदेव चौहान राजा ने बसाया था भी। किसने? वासुदेव चौहान राजा ने बसाया था भी। ठीक है। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है अभी? चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी? सांबर है अभी। राजधानी सांबर है या फिर सांबर ना है तो अजमेर है अभी। ठीक है। प्रारंभिक राजधानी कौन सी? चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी भी? छत्रपुर। ठीक है। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक गुजरात के पीछे प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी भी? लेकिन वासुदेव सांबर जेल का तो वहां से स्थापना की थी भी। ठीक है। वो भी एक राजधानी थी रही थी भी। सांबर के आसपास है ना, वो भी एक राजधानी थी। ठीक है। तो यहाँ पे छत्रपुर दे रखे भी। ठीक है। प्रारंभिक छत्रपुर सांबर जेल के आसपास थी भी, और फिर अजमेर को बना लिया था। अजमेर से पहले छत्रपुर या सांबर थी भी। ठीक है। चौहान जंगल से बीकानेर, जयपुर, उत्तरी मारवाड़ में रहने वाले थे वे। उनकी राज्य एक प्रमुख भाग पातलक सांबर था। उनकी राजधानी छत्रपुर नागौर थी भी। प्रमुख भाग के सांबर था भी, उनकी राजधानी की छत्रपुर नागौर के आसपास थी भी। किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? चौहानों का मूल स्थान किसे माना जाता है भाई? किसे माना जाता है? चौहानों का मूल स्थान गुजरा के अभी इसने मूल स्थान के सांबर। क्या है? सांबर था भी। सांबर बोल दो या सपाद लक्ष्य बोल दो। ठीक है। सांबर बोल दो या सपाद लक्ष्य बोल दो भी, चौहानों का मूल स्थान था, जिसने छत्रपुर नागौर को राजधानी बनाया था भी। ठीक है। अजमेर के चौहानों को के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सपादलक्ष के चौहान के नाम से जाना जाता भी, या फिर सांबर के चौहान के नाम से जाना जाता भी। अजमेर के चौहानों को सपादलक्ष के चौहान या सांबर के चौहानों के नाम से जाना जाता भी। ठीक है। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 कितने 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? किस वंश से? चौहान से संबंधित थी। किस वंश से? चौहान राजवंश से संबंधित थी। चंद्रराज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील में कितने 1000 दीपक जलाती थी, वो भगवान शिव की उपासना करती थी। किस वंश से संबंधित है? चौहानों से संबंधित है। किससे? चौहानों से। शाकंभरी के चौहान है, उनसे संबंधित है। शाकंभरी के चौहान शासक चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी, जिसे आत्मप्रभा योगी क्रिया में निपुण था भी। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। 1000 दीपक जला के भी महादेव की उपासना करती थी। कौन? रुद्राणी। गुहक किस वंश का शासक था भी? गुहक किसका था? चौहान राजा था भी। क्या? चौहान राजा था भी। गुहक किस वंश का शासक था भी? चौहानों का शासक था भी। ठीक है। वासुदेव चौहान चौहानों का आदि पुरुष था भी। वासुदेव चौहान आदि पुरुष होते जो चौहान राजवंश की स्थापना करते उसे आदि पुरुष माना जाता है। ठीक है। प्रारंभ के चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। जो प्रारंभ में चौहान वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे भी, परंतु गुहक प्रथम ने स्वतंत्र शासन स्थापित कर गुर्जरों की दीनता अस्वीकार की। वासुदेव के वंशज चौहान शासक सामंत के वंशज दुर्लभराज का पुत्र गुहक प्रथम ने चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ की पहाड़ी सीकर का निर्माण कराया था भी। तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था भी? गुहक ने निर्माण करवाया था भी। ठीक है। जो कि गुर्जर प्रतिहारों का संबंध था भी। ठीक है। कि प्रारंभ में चौहान के गुर्जर प्रतिहारों के ही संबंध थे भी, बाद में के गुहक गुर्जर प्रतिहारों से अलग हो गया, अपने अलग सत्ता स्थापित करता है भी। ठीक है। निम्नलिखित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था भी? गुहक प्रथम ने कराया था। गुहक
प्रथम ने कराया था, जो गुर्जर प्रतिहारों का एक सम्मत था भी। ठीक है, ठीक है। जनक रचित पृथ्वीराज विजय, जनक ने कौन सी रचित थी? पृथ्वीराज विजय रचित थी। में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम चाहिए भी, कि जिसने पुष्कर पर आक्रमण किया चालुक्य से, उसको क्या मार गिराया था भी, उसका नाम कौन है भी? कौन है? पृथ्वीराज फर्स्ट है भी। पृथ्वीराज प्रथम ने के 700 चालुक्यों को मार गिराया भी, जो पुष्कर झील पर आक्रमण करने आए थे भी। किसके अनुसार? पृथ्वीराज विजय के अनुसार। पृथ्वीराज विजय के अनुसार के पृथ्वीराज प्रथम ने पुष्कर पर आक्रमण करने आई 700 चालुक्यों को मार गिराया भी। ठीक है, फिर व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के 5वें खंड में बताया कि पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को, कितने? 700 चालुक्यों को मार डाला, जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे, जो पुष्कर में के ब्राह्मणों को लूटने आए थे भी। तो पृथ्वीराज प्रथम ने के 700 चालुक्य है, उनको क्या काट दिया भी। ये वाला क्वेश्चन अभी पटवार में आया था अभी। अजमेर का संस्थापक कौन है? वहां पे अजय राज ऑप्शन ही नहीं था अभी, अजय पाल दिया हुआ था, अजय पाल दिया हुआ था अभी। अजमेर का संस्थापक कौन है? अजय राजा भी। ठीक है, अजमेर का संस्थापक कौन है? अजय राजा भी। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज 1105 से 1133 ईस्वी तक शासन था भी का समय चौहानों के साम्राज्य निर्माण का समय माना जाता भी। इन्होंने मालवा के परमाणु पर दबाव बनाने तथा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजय राजा ने 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया था भी। अजय राजा ने अजमेर को राजधानी बनाया था भी, अजमेर के नगर की स्थापना की थी। इन्होंने जैन धर्म का संरक्षण दिया भी। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राजा ने गर्जन मतंगा गजनी के मल्लेच सुल्तान को पराजित किया था। अजय राज ने श्री अजय देव नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। अजय राज ने अजय देव नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाई थी। उसकी कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमल देवी तो भी अजय राजा ने अपनी पत्नी के नाम पर, पत्नी को नहीं, सोमल देवी के नाम पर क्या सिक्के चलाए थे, जो कि चांदी और तांबे के थे भी। तो कौन सा राजा था भी जिसने अपनी रानी सोमल देवी के नाम पे सिक्के चलाए थे भी? वो भी चांदी और तांबे के। कौन था? अजय राज था भी। ठीक है, अजय राज चौहान संस्थापक है भी। अजय राज अजमेर का संस्थापक है, जिसने 1113 में क्या अजमेर की स्थापना की थी। यहाँ पे अजय पाल दे दिया भी। ये वाला क्वेश्चन आया था भी, चौहान संस्थापक कौन है भी? अजय राज है भी। कहीं पे अजय राज दिया है, कहीं पे अजय पाल दिया हुआ भी, लेकिन एक बार के अजय पाल को गलत मान लिया था भी। आरपीएससी ने अजय पाल को गलत मान लिया था भी। अजमेर के अजय राज चौहान के पिता कौन थे भी? अजय राज चौहान के पिता कौन थे भी? कौन थे अजय राज के पिता? कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम थे। कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम थे। अजय राज के पिता कौन थे भी? पृथ्वीराज प्रथम थे। वही पृथ्वीराज प्रथम है जिसने 700 चालुक्यों को काट दिया था, जिसने 700 चालुक्यों को मार गिराया था भी, जो कि पुष्कर पर आक्रमण करने आए थे भी। वही अजय राज के पिता कौन है भी? पृथ्वीराज प्रथम है। पृथ्वीराज प्रथम वही है जिसने 700 चालुक्यों को मार गिराया था भी, जो कि पुष्कर पर आक्रमण करने आए थे भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, तो यहाँ पे थोड़ा कट हो गया अभी ये। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे भी, जिसने अपनी रानी के नाम पर सिक्के जारी किए थे भी। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपनी रानी के नाम पर सिक्के जारी किए थे, कौन था भी? अजय राज था भी। कौन था? अजय राज था, जिसने अपनी रानी सोमल देवी के नाम पर सिक्के जारी किए थे, वो भी चांदी
चांदी और तांबे के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज का से संबंधित है अभी? कि कौन सा काल है अभी अजयराज से संबंधित है अभी? कौन सा अभी? 1105, 1105 से क्या अजयराज से संबंधित अभी। ठीक है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था अभी? अजमेर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था अभी? अभी बता के 1113 में अजमेर को राजधानी बनाया था अभी। किसने अजमेर को राजधानी किसने बनाया था? 1113 में किसने बनाया था? अजय राज ने बनाया था। किसने? अजय राज ने अजमेर को राजधानी बनाया था। कब? 1113 में। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के बारे में चौहान राजा अजयराज के विषय में सही नहीं है भाई? कौन सा सही नहीं है? अजयराज ने अजमेर के नवीन नगर की स्थापना की थी। ठीक है, ये बात भी सही है अभी। 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की थी। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गजनी मतंगा अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांतों को पराजित किया था। ये बात भी सही है अभी। ठीक है, दिल्ली डलिका को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान राजा था। नहीं, ये पहला राजा नहीं था भाई। दिल्ली को अधिकार में लेने वाला पहला राजा ये नहीं था भाई। तो कौन था भाई? कमेंट में बताओ मेरे को। कुछ सिखों पर रानी सोमल देवी के नाम पर सिक्के चलाए थे भी। अजय राजा ने के अपनी रानी के सोमल देवी के नाम पर सिक्के चलाए थे, वो चांदी और तांबे के। तो ये 3 नंबर हो जाएगा भाई। गलत है, 3 नंबर हो जाएगा भाई। ठीक है, राजस्थान के किस चौहान शासक उद्यानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी और की मुद्राओं से भर देने का श्रेय जाता भी? किसे जाता भी? अजयराज को जाता है। अजयराज द्वितीय को जाता भी। किसे? अजयराज द्वितीय को जाता है, जिसने पृथ्वी के चांदी की मुद्राओं से भर दिया भी थी। ठीक है, पृथ्वीराज विजय के 5वें खंड में बताया गया है कि अजयराज द्वितीय उर्फ सलहाना ने मालवा के राजा सुलहना के साथ मुसलमानों को हराया था भी। उसने दुनिया को चांदी के सिक्कों से भर दिया भी थी। ठीक है, अजयराज ने पृथ्वी के चांदी के सिक्कों से भर दिया था भी। ये पृथ्वीराज विजय के बताता है भी। ठीक है, पृथ्वीराज विजय का 5वां खंड बताता है कि अजयराज ने के पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया था भी। ये अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है भी? अर्णोराज जिसने अन्ना सागर झील बनाई थी भी। अजयराज का पुत्र भी अर्णोराज कौन है? अजयराज के पुत्र है जिसे अन्ना सागर झील बनाई थी भी। इसने भी बहुत मारकाट की थी। ये पृथ्वीराज प्रथम जैसा ही है भी। पृथ्वीराज प्रथम जैसा ही है भी। पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को मारा गया था भी। इतने कमी नहीं छोड़ी थी भी, इसलिए तो अन्ना सागर झील बनाई थी इसने। तो देखते हैं इसके बारे में, अर्णोराज के बारे में। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनी आक्रमण को खदेड़ दिया था। अर्णोराज ने क्या अपने राजकाल में किया? गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। ठीक है, वे मालवा की नरवमेन को पराजित करने में असफल रहा था। नहीं, असफल क्यों रहा था भाई? सफल रहा था भाई। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। ये बात भी सही है भी। उसने चालुक्य नरेश के जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था भी। वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया भी। ठीक है, कौन था भी? जिसे पहला पुत्र हंता भी कहते भी। अर्णोराज के पुत्र के जगदेव चौहान नहीं है क्या? अर्णोराज के बारे में पढ़ते हैं अभी। अर्णोराज काल ये काल के 1113 से 1155 अभी। 1113 से 1155 का अर्णोराज का कार्यकाल अभी। अजयराज का कार्यकाल क्या है? अजयराज का 1105 से 1133 अभी। ठीक है, अर्णोराज के अजयराज के बाद उनके पुत्र अर्णोराज ने 1133 ईस्वी में गद्दी संभाली थी। उसने पंजाब के पूर्वी भाग और संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग में को विजित किया। चालुक्य शासक कुमारपाल से हारने पर अर्णोराज की प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा भी।
क्या चालुक्य शासक कुमारपाल से हारने के बाद के अनुराज की प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा भी। उसने महाराजाधिराज परमेश्वर महाभट्टारक की उपाधि धारण की थी भी। तो ये उपाधियां याद रखना कौन सी, महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी, किसने, अर्णोराज ने धारण की थी भी। अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों की बुरी तरह हराया था भी। अर्णोराज ने क्या तुर्क आक्रमणकारियों को पूरी तरह हराया था। मालवा की नरवर्मन को पराजित किया था भी। मालवा की नरवर्मन ने उसको पराजित किया था भी। चालुक्य ने सिद्धराज जयसिंह सिद्धराज की पुत्री को कांचन देवी से विवाह किया था भी। अनुराध ने क्या चालुक्य नरेश कौन जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी कांचन देवी से विवाह किया था भी। अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण भी अनुराध कराता है भी। अजमेर में जो अन्ना सागर झील बनी हुई है उसका निर्माण कौन कराता है भी, अनुराध कराता है। बाकी अजमेर की स्थापना अजयराज करता है भी। अनुराध स्वयं होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था भी। उसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया था भी। अर्णोराज ने पुष्कर में के वराह मंदिर का निर्माण कराया था भी। ठीक है, तो पुष्कर ये आता है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था, अर्णोराज ने कराया था भी। उसने अन्ना सागर झील का निर्माण कराया था भी। उसने किया चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से कांचन देवी से विवाह भी किया था भी। ठीक है, अर्णोराज ने अजमेर के खतरगज के अनुयायियों के लिए भूमिदान दिया। देवबोध और धर्मबोध उसके समय के प्रखंड विद्वान थे भी। अनुराध के समय देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रखंड विद्वान थे भी, जिनको सम्मानित किया भी। अनुराध के पुत्र कौन, जगदेव चौहान। अनुराध का पुत्र कौन, जगदेव चौहान ने अपने पिता की हत्या कर दी, जिसे चौहानों का पितृहंता भी कहते हैं भी। 1155 में अजमेर के चौहान अधिकार कर लिया भी। अजय अनुराध का पुत्र था भी जगदेव चौहान, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी भी, और चौहानों को प्रथम पितृहंता भी कहते हैं भी। तो अनुराध ने क्या पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया था और खुद अन्ना सागर झील का निर्माण कराया था। और अनुराध ने क्या कांचन देवी से विवाह भी किया था भी, और महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि भी अनुराध ने धारण की थी भी। और क्या है वो 1133 से 1155 का कार्यकाल है ये अर्णोराध का। फिर देखते भी अजमेर के किस चौहान शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी, किसने की थी, जगदेव चौहान ने, जिसे चौहानों का पितृहंता भी कहते हैं भी, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी भी। तो ये आपको पता ही भी है भी। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था भी, कश्मीर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था भी, किसने कराया था आपको पता ही है, किसने कराया था, अनुराध ने कराया था भी। किसने कराया, अनुराध ने कराया था भी। और अन्ना सागर झील का निर्माण भी अनुराध ने ही कराया था भी। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया, वराह मंदिर का निर्माण अनुराध ने कराया था भी। और अन्ना सागर झील है, अन्ना सागर झील का निर्माण भी अनुराध कराया था भी। फिर कटिबंधु कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है भी, कटिबंधु हो गया कवि बांधव के नाम से कौन सा है, विग्रह चतुर्थ है भी। ठीक है, कटिबंधु हो गया कवि बांधव के नाम से है कौन सा राजा प्रसिद्ध है भी, विग्रह चतुर्थ प्रसिद्ध है भी। ठीक है, इसने भी दिल्ली जीत ली थी भी, विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली जीत ली थी भी। विग्रह चतुर्थ के जिसे बिसल देवी भी कहते हैं भी, विग्रह चतुर्थ जिसे बिसल देवी कहते हैं, जिसने 1158 से 1163 का कार्यकाल अभी। ठीक है, विग्रह चतुर्थ अजमेर का शासक था भी। विग्रह चतुर्थ के 1158 में अजमेर का शासक बना भी। ठीक है, इन्होंने दिल्ली के तोमरों व दिल्ली के मुसलमानों को पराजित कर उन पर अधिकार कर लिया भी। क्या विग्रह चतुर्थ ने बिसल देवी ने क्या दिल्ली के तोमरों व दिल्ली के मुसलमानों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया भी। ठीक है, किसने, विग्रह चतुर्थ ने। समकालीन लोग इन्हें कवि बांधव
कि विग्रह चतुर्थ के कवि बांधव कटिबंधु के नाम से भी पुकारते भी, जिसका बिंग टेम समकालीन है उसके समय के, वो विग्रह चतुर्थ के विसल देव के कटिबंधु कवि बांधव भी कहते भी। कि विग्रह चतुर्थ ने के हरिकेली नामक नाटक लिखा भी। विग्रह चतुर्थ ने के कौन सा नाटक लिखा? हरिकेली नामक नाटक लिखा। ललित विग्रह के लेखक सोमदेव इनके दरबारी थे भी। तो विग्रह चतुर्थ का दरबारी कौन था? सोमदेव था भी। कौन था? सोमदेव था जिसने ललित विग्रह लिखा था भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है सोमदेव किसका दरबारी था भी? सोमदेव किसका दरबारी था भी? सोमदेव किसका था? विग्रह चतुर्थ का था, और सोमदेव ने ललित विग्रह लिखा था भी। ठीक है, ललित विग्रह किसने लिखा था? सोमदेव ने लिखा था। कीर्तिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी थे? किसके दरबारी थे? विग्रह चतुर्थ के दरबारी थे भी। ललित विग्रह की रचयिता कौन है? सोमदेव है। सोमदेव के विग्रह चतुर्थ के दरबारी थे भी। ठीक है, चौहान शासकों में से किस शासक को बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है भी? किसे? विग्रह चतुर्थ को, जिसे बिसलदेव भी कहते हैं भी। ठीक है, नाटक ललित विग्राज, नाटक ललित विग्राज किसने लिखा था भी? किसने? सोमदेव ने लिखा था। किसने? सोमदेव ने। सोमेंद्र लिखा है लेकिन ये सोमदेव होगा, जो विग्रह चतुर्थ का दरबारी था भी। ठीक है, ठीक है, विग्रह चतुर्थ की साहित्य रचना हरिकेली है भी, के नाटक है भी। हरिकेली के नाटक है भी। विग्रह चतुर्थ की साहित्य रचना हरिकेली क्या है भी? एक नाटक है भी, ना ही कविता है, ना ही भजन संग्रह भी, ना ही धार्मिक ग्रंथ है, एक नाटक है भी। फिर क्या हरिकेली संस्कृत नाटक किसकी रचना है भी? हरिकेली किसकी रचना है? विग्रह चतुर्थ की रचना है भी। ठीक है, जो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2022 में आ गया, 19 में आ गया, मतलब दो तीन साल का गैप हो रहा है अभी इनका। अजयराज के वंशज विग्रह चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? हरिकेली है भी। क्या घुमाया? अजयराज के वंशज विग्रह चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक के हरिकेली भी। ललित विग्रह किसका है? सोमदेव का है भी। किसका है? सोमदेव का है भी, जो विग्रह चतुर्थ का दरबारी था भी। ठीक है, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया गया है, कौन सा भी? विग्रह चतुर्थ है भी। कौन सा? अजमेर को पराक्रमी शासक है भी, जिसने क्या दिल्ली के तोमरों व मुसलमानों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था भी। कौन है? विग्रह चतुर्थ है भी। ठीक है, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिसलपुर बांध का निर्माण कराया था भी, जिसे जयपुर को पानी की आपूर्ति होती है भी। ठीक है, किसने? विग्रह चतुर्थ ने बनाया था भी। विग्रह चतुर्थ को विसल देव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विसल देव भी कहते हैं। विग्रह चतुर्थ को विसल देव भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना कि बिसलपुर बांध का निर्माण किसने कराया था भी? विग्रह चतुर्थ ने बनाया था, जिससे जयपुर को क्या है पानी की आपूर्ति होती है भी। तो जयपुर वालों को धन्यवाद करना चाहिए भी, जितने इतनी बड़ी पानी की सुविधा देखे गए हैं उनको। टोंक जिले में बिसलपुर कस्बा एवं बिसल सागर बांध का निर्माण बिसल देव द्वारा करवाया गया था। इसके काल में चौहानों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। विग्रह चतुर्थ का काल यानी चौहानों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, साहित्य और स्थापत्य की सेवा कर उसने सपादलक राज्य का स्तर ऊपर उठाया भी। ठीक है, सपादलक से सांबर के आसपास वाला क्षेत्र है भी। विग्रह चतुर्थ ने जवालीपुर जालोर का नाम जवालापुर परिवर्तित कर दिया भी। का विग्रह चतुर्थ है, विग्रह चतुर्थ ने जवालीपुर है, जवालीपुर का नाम क्या है? जवालापुर परिवर्तित कर दिया भी। दिल्ली के शिवालिक कबीले से ज्ञात होता है कि विग्रह चतुर्थ ने म्लेच्छों को बार बार पराजित किया। उसने गजनी के खुसरो को भी पराजित किया था भी। दिल्ली के शिवालिक कबीले है, दिल्ली के शिवालिक कबीले से ज्ञात होता है भी कि उसने क्या गजनी के खुसरो शाह को भी पराजित किया था भी। क्या विग्रह चतुर्थ ने क्या जवालीपुर का नाम क्या जवालापुर कर दिया था भी। ठीक है, और विग्रह चतुर्थ का काल क्या स्वर्णयुग कहलाता भी, और जिसने टोंक में के बिसलपुर बांध का निर्माण कराया था भी विग्रह चतुर्थ ने।
फिर क्या है, किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभलेख उत्कीर्ण कराया गया था भाई? क्या किस राज्य के शासक काल में दिल्ली शिलालेख है उत्कीर्ण कराया गया था? किसके? विग्रह चतुर्थ के शासनकाल में। उससे तो हमें ज्ञात होता है किसने खुसरो शाह को पराजित किया था भाई। दिल्ली शिलालेख है लेख है, उससे तो हमें ज्ञात होता है कि उसने गजनी के शासक खुसरो शाह को पराजित किया था भाई। ठीक है। फिर क्या, किस चौहान शासक द्वारा ज्वालापुर को परिवर्तित किया गया था भाई? किसके द्वारा? विग्रह चतुर्थ द्वारा। विग्रह चतुर्थ ने क्या ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित कर दिया था भाई। ठीक है। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को पराजित किया था भाई? का शिवालिक अभिलेख कहाँ पे? दिल्ली में भी। कहाँ पे? दिल्ली में भी, दिल्ली में लगा हुआ है अभी। का शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को पराजित किया था भाई? किसने? विग्रह चतुर्थ ने। विग्रह चतुर्थ ने पराजित किया था भाई। ठीक है। किसके अनुसार? दिल्ली की शिवालिक अभिलेख के अनुसार। विख्यात एडाई दीन का झोंपड़ा का निर्माण किसने कराया था अभी? जो तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय था उसका निर्माण किसने कराया था अभी? विग्रह चतुर्थ ने कराया था अभी। किसने कराया था? विग्रह चतुर्थ ने एडाई दीन का झोंपड़ा, जिसे संस्कृत महाविद्यालय भी कहते हैं, विग्रह चतुर्थ ने कराया था अभी। ठीक है। जिसे बाद में तोड़ा दिया गया था अभी। बिसलदेव विग्रह चतुर्थ ने, बिसलदेव बोल दो या विग्रह चतुर्थ ने, जिसने बिसलपुर बांध का निर्माण कराया था अभी, जिसे चौहानों का स्वर्ण युग कहते हैं भी। ठीक है। जिसने ज्वालीपुर का नाम ज्वालापुर कर दिया था अभी। और क्या बताऊं मैं, जिसने दिल्ली को जीत लिया था अभी, विग्रह चतुर्थ ने क्या दिल्ली को जीत लिया था अभी। और क्या बताऊं इसके बारे में यार। क्या फिर बिसलदेव विग्रह चतुर्थ भी कहते हैं ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण का निर्माण कराया था अभी। विग्रह चतुर्थ ने क्या अजमेर में क्या सरस्वती कंठाभरण का पाठशाला का निर्माण कराया था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने एडाई दिन का झोंपड़ा में परिवर्तित कर दिया था अभी। कब? 1198 में। 1198 में किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने एडाई दिन का झोंपड़ा में परिवर्तित कर दिया था अभी। ठीक है। एडाई दिन का जो झोंपड़ा है वो मूलतः है अजमेर में भी। अजमेर में है। कहाँ पे? अजमेर में भी। जो मूलतः के संस्कृत कॉलेज था भी, संस्कृत महाविद्यालय था, जिसे एडाई दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद में तब्दील कर दिया था भी। एडाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पे? भी अजमेर में भी। कहाँ पे? अजमेर में। जो ये संस्कृत महाविद्यालय भी, जो कि संस्कृत महाविद्यालय भी। एडाई दिन का झोंपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता? किस नाम जाना जाता भी? सरस्वती पाठशाला थी भी, यह महाविद्यालय था भी एक। ठीक है। फिर किस चौहानवंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसने? सोमेश्वर ने। सोमेश्वर चौहान है जिसने कि प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है। ये उपाधि याद रखना भी, उपाधि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है भाई। तो प्रताप लंकेश्वर है, लंकेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? सोमेश्वर चौहान ने धारण की थी। फिर अनुराज के छोटे पुत्र सोमेश्वर चौहान को बिजोलिया अभिलेख में प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कहा गया भी। अनुराज का छोटा पुत्र था भी, ये छोटे वाले तो बहुत ज़्यादा करते हैं अभी ये। अनुराग का छोटे पुत्र सोमेश्वर चौहान ने बिजोलिया अभिलेख में प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की हुई बताया गया अभी। किसमें? बिजोलिया अभिलेख में। बिजोलिया अभिलेख है, बिजोलिया अभिलेख में क्या है? सोमेश्वर चौहान को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की हुई बताया गया अभी। ठीक है। तो प्रताप लंकेश्वर की उपाधि सोमेश्वर चौहान ने धारण की थी। कहाँ से पता चलता है भी? ये बिजोलिया शिलालेख से पता चलता भी। ठीक है। फिर ये आगे भी मेन टॉपिक आ गया, ये कौन सा आ गया? त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। आपको पता ही त्राइन का द्वितीय युद्ध, प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? कब लड़ा गया था भी? कब लड़ा गया था भी? तो त्राइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी में, इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है भी, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है भी। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल क्या है? 1170 से
1192 तक। पृथ्वीराज चौहान की उपाधि कौन सी है? राय पिथौरा भी, युद्ध में न्याय पीठ दिखाने वाला। राय पिथौरा का मतलब क्या आता है? ये आता है भी, राय पिथौरा का मतलब क्या है भी? युद्ध में पीठ न्याय दिखाने वाला। दल पुंगल विश्व विजेता भी कहते हैं भी। पृथ्वीराज चौहान को क्या? राय पिथौरा का युद्ध में पीठ न्याय दिखाने वाला और दल पुंगल विश्व विजेता भी कहते हैं। चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा जिसने ट्राइन कहाँ पे? करनाल हरियाणा में के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था भी। और ट्राइन के द्वितीय युद्ध 1192 में खुद हार जाता है भी, खुद पृथ्वीराज चौहान हार जाता है भी। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय का कारण कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री सुयोंगता के प्रेम संबंधों को मनाया जाता है भी। और युद्ध का कारण क्या माना जाता है भी? युद्ध का कारण क्या है? कन्नौज के शासक कौन? जयचंद गढ़वाल, जयचंद की पुत्री सुयोंगता की प्रेम संबंध माना जाता है भी। ये बताते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है भाई। कतराइन के युद्ध का कारण क्या माना जाता है भी? कन्नौज के शासक कौन? जयचंद है भी, जयचंद की पुत्री सुयोंगता को माना जाता है भी, ठीक है। फिर सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया था? लेकिन 1192 में वह उसने हार जाता है भी। किसने? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, जिसने 1191 में उससे पराजित हो गया, लेकिन 1192 में उससे हार जाता है भी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध होते हैं? 2 होते भी, एक तो 1191, एक 1192 में, ठीक है। इनमें से किस वर्ष में ट्राइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया भी? किसमें? 1191 में। 1191 में क्या? ट्राइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया और 1192 में द्वितीय युद्ध लड़ा गया था भी, ठीक है। कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था भी? क्या कौन सा किला है जो चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था भी? कौन सा? किला राय पिथौरा, किला राय पिथौरा जो कि चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनाया था भी, ठीक है। दिल्ली के लालकोट किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर के शासनकाल में हुआ था भी। दिल्ली के लालकोट किले का निर्माण के 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर के शासनकाल में हुआ था। इसे दिल्ली का पहला शहर कहा जाता भी। इसी किले को अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से जीतकर इसका नाम राय पिथौरा किया था भी। अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने क्या? मोहम्मद गोरी से जीतकर इसका नाम क्या? राय पिथौरा किया था भी। राय पिथौरा क्या? युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। राय पिथौरा युद्ध में पीठ न दिखाने वाला भी। अदल पोंगल विश्व विजेता भी, ठीक है। फिर कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी नहीं था भी? कौन था नहीं था भी? सारंगधर नहीं था भी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था भी। कौन था? सारंगधर नहीं था भी, ठीक है। बाकी सभी के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी थे भी, सारंगधर नहीं था भी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन लेखक जयचंद जानक। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन लेखक कौन है? जानक हो, चंद्रबरदाई को तो आप बोल ही नहीं सकते भी, जनार्दन हो, आसादर हो, विद्यापति गोड़ हो, विश्व रूप हो, पृथ्वी भट्ट हो। तो एक कमेंट में एक बात हो मेरे को, चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या है भी? चंद्रबरदाई का मूल नाम बता दो मेरे को। चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या था भी? जिसे आप चंद्रबरदाई कहते हो, इसका वास्तविक नाम क्या था भी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन लेखक कौन थे? जानक हो गया, चंद्रबरदाई हो गया, जनार्दन हो गया, आसादर हो गया, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और पृथ्वी भट्ट भी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कौन था भी? आपको पता ही है कौन था भी? चंद्रबरदाई था भी। और चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या था भी? क्या? पृथ्वी भट्ट भी। क्या नाम है? पृथ्वी भट्ट भी। चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या है? ये पूछा गया भी। पृथ्वी भट्ट भी। चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या है? पृथ्वी भट्ट भी, ठीक है।
और केम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? किसके? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। क्या कदम्बवास और केम्बवास के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी थे भी? ये दरबारी बोल दो या मुख्यमंत्री बोल दो भी एक ही बात है भी। किसके दरबार में थे भी? कदमदास और केम्बास पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में थे भी। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुआ था भी। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुआ था, जिसका जन्म 1166 में हुआ था। 1166 में जन्म होता भी और 1177 में राजा बनता है भी और 1192 में मृत्यु हो जाती है भी। देख लो आप कितना संघर्षशील जीवन रहा होगा अभी। 1166 में जन्म, 1177 में राजा बनता भी, 11 साल की उम्र में राजा बन गया भी और 1192 में क्या है, मृत्यु हो जाती है इसकी, युद्ध करते हुए मारा जाता है भी। जिसका जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात की तत्कालीन राजधानी अहिंद पाटन में हुआ था भी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कहाँ पे होता है? गुजरात की राजधानी अनिल पाटन में हुआ था भी। पिता सोमेश्वर की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज की आयु मात्र 11 वर्ष थी। ऐसे समय में इसकी माता कपूरी देवी ने शख्स की भूमिका निभाई थी। उस समय कदम्बवास और केम्बवास उसके सुयोग्य प्रधानमंत्री थे भी। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम क्या है? कपूरी देवी था भी, जिसने क्या है, शख्सिका की भूमिका निभाई थी भी, क्योंकि उसकी मात्र 11 वर्ष की आयु थी जब वो राजा बना था। तो उसका शख्सिका कौन थी? कपूरी देवी थी। और कदम्बवास और केम्बवास के उसके प्रधानमंत्री थे। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान थे भी, सोमेश्वर चौहान थे जी। कि गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था भी? प्रधानमंत्री कौन था भी? कदम्बवास था। कौन था? कदम्बवास और केम्बवास था भी। कि गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता न देने के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परामर्श किसने दिए थे कि हमें क्या चालुक्यों को सहायता नहीं देनी चाहिए? तो इसे किसने कहा था? कदम्बवास ने कहा था भी। ठीक है। क्या कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी भी? किसकी थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी, जो कि उसकी शख्सिका भी रही थी भी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की शख्सिका भी रही थी भी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे भी। कितनी? 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। ईवारो में आया था भी ये। तो दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी जल्दी से। मैंने आपको बोला नहीं सब्सक्राइब करने का, तो आपका कर्तव्य बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना भी। इतनी देर से मैंने कभी भी नहीं बोला भी आपको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो, तो आपका एक कर्तव्य बनता है भी। कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि राजा पृथ्वीराज की मृत्यु तराइन के युद्ध के मैदान में हुई थी? कि कौन सा एकमात्र ग्रंथ है जो दावा करता है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के तराइन के युद्ध में होगी थी? कौन सा? विरुद्ध विधि विध्वंस। विरुद्ध विधि विध्वंस कहता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु है वो युद्ध के मैदान में ही होगी थी भी। कौन सा कहता है? विरुद्ध विधि विध्वंस कहता है भी। ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं भी। लक्ष्मीधर द्वारा रचित विरुद्ध विधि विध्वंस के अनुसार तराइन के युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज प्रबंध में कहा गया है कि तराइन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज को गौरी कैद कर अजमेर ले गया और उनकी मौत हो गई भी। हमीर माकावे में पृथ्वीराज को कैद करके बाद में मरवा देने तथा तबकात नासिरी में पकड़ कर फिर मरवाया जाना उल्लिखित है भी। तो इस सभी के ग्रंथ के अलग अलग वाणी बोलते भी। तो लक्ष्मीधर क्या कहता है कि विरुद्ध विधि विध्वंस कहता है कि लक्ष्मीधर का विरुद्ध विधि विध्वंस कहता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु के युद्ध के मैदान में ही हो गई थी भी। ठीक है। हमीर माकावे कहते हैं भी पृथ्वीराज को कैद करके बाद में मरवा देने का। पृथ्वीराज को पहले कैद किया फिर बाद में मरवाया गया भी। तो किसकी बात सच्ची माने यार? तबकात नासरी में पकड़ कर फिर मरवाना जाना उल्लिखित है भी। अब पृथ्वीराज को बाद में क्या है, अजमेर कोई कहता है अजमेर ले गया, कोई क्या है गजनी ले गया भी।
चंद्र बधाई कहता है यहाँ से गजनी ले गया अभी। कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था भाई? कौन था? परमार्दी देवता। कौन था? परमार्दी देवता भाई। कौन था भाई? चंदेल शासक कौन था भाई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन है? परमार्दी देवता भाई। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में भंडारकों के विद्रोह का अंत किया था भाई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय पृथ्वीराज ने किया 1182 में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में भंडारकों के विद्रोह का अंत किया था भाई। तब महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को हराकर उसे संधि करने के लिए विवश किया था भाई। जब 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो परमार्दी देव के दोनों वीर सेनानायक अल्लाह और उदल पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध में वीरता लड़ते हुए मारे गए भी। अपनी मातृभूमि की रक्षा वीरगति को प्राप्त हुए पृथ्वीराज पंजून राय कछवा को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था भाई। ठीक है, को पंजून राय को क्या है? पंजून राय कछवा को क्या है? महोबा का उत्तराधिकारी क्या नियुक्त किया था भाई। महोबा के युद्ध में कौन मारे गए थे भी? परमार्दी देव के दो वीर सेनानायक मारे, अल्लाह और उदल मारे गए थे भी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है भी अल्लाह और उदल किसके सेनानायक थे भी? किसके सेनानायक? परमार्दी देव के सेनानायक थे भी, जो कि है महोबा के युद्ध में मारे जाते हैं। महोबा का युद्ध 1182 में होता है भी। महोबा का युद्ध क्या था? 1182 में होता है, जो जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध के युद्ध करते हुए मारे गए थे भी। ठीक है, तो अल्लाह और उदल किसके सेनानायक थे भी? अल्लाह और उदल किसके थे? परमार्दी देव के थे भी, जो महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध के युद्ध करते हुए मारे जाते भी। ठीक है, तो अल्लाह उदल जो महान व्यक्तित्व होता है उनको क्या है परीक्षा में पूछा जाता है भी। भंडारकों का पूर्णतः दमन निम्न में से किसने किया था भी? कब भंडारकों को पूर्णतः दमन किसने किया था भी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था भी। भंडारकों का पूर्णतः दमन किया था भी। ठीक है, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था भी? किसे? पंजूनराय कछवा को। पंजूनराय कछवा को क्या? महोबा का युद्ध 1182 में होता है, जो परमार्दी देव है, परमार्दी देव के आला और उदल महोबा के युद्ध में मारे जाते हैं भी। तो महोबा पर क्या है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन हो जाता है भी, और पंजूनराय कछवा को क्या उसका शासक नियुक्त किया जाता है भी। ठीक है, तो पंजूनराय कछवा को क्या महोबा का शासक नियुक्त किया जाता है भी। ठीक है, तो महोबा का युद्ध कब होता है? 1182 में होता है। कब होता है? 1182 में होता है भी। ठीक है, महोबा का शासक किसे नियुक्त किया जाता है? पंजूनराय कछवा को महोबा का शासक नियुक्त किया जाता है भी। वो अल्लाह उदल के महोबा के युद्ध में मारे जाते भी। ठीक है, जो कि परमार्दी देव के सेनानायक होते भी। किस वर्ष में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को महोबा के शासक परमार्दी देव को पराजित किया था भी? तो 1182 में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था भी? चालुक्य शासक कौन था भी? भीमदेव सेकंड था भी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव सेकंड था भी। ठीक है, सन 1184 इसके लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार एवं पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जिसके बाद दोनों में संधि हो गई एवं चौहानों के चालुक्यों से लंबी शत्रुता का अंत हो गया भी। तो चालुक्य शासक कौन था भी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव सेकंड था भी। भीमदेव सेकंड था भी। ठीक है, फिर रणथंभौर चौहान आगे भी। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था भी? चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था भी? गोविंदराज था भी। गोविंदराज था भी। ये वाला क्वेश्चन आया था भी गोविंद, ये अभी लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड की थर्ड ग्रेड पेपर हुई थी उसमें आया था भी। चौहानों की रणथंभौर शाखा प्रवर्तक की स्थापना किसने की थी? वहाँ पे स्थापना के बारे में पूछा था भी। तो कौन था भी? गोविंदराज था भी। गोविंदराज कौन था? गोविंद पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था भी।
जिसने बाद में क्या रणथंभौर चला गया था, जिसने वहां पे रणथंभौर की स्थापना करता भी। ठीक है, तो रणथंभौर की स्थापना कौन करता भी? गोविंदराज तृतीय करता है, गोविंदराज करता भी, गोविंदराज चौहान के रणथंभौर की स्थापना करता है। ठीक है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 24 में आ गया, अब 25 में फिर आ गया अभी, 25 में लाइब्रेरियन में फिर आ गया अभी। तो आपको बोल तभी तो बोल रहा हूँ, अधीनस्थ बोर्ड पेपर ले रहा है अभी ये बेकार। इस बार क्या अधीनस्थ बोर्ड पेपर ले रहा है, तो आप रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो भी। तो क्या रणथंभौर चौहानों की रणथंभौर शाखा प्रवर्तक कौन है अभी? चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन है? गोविंदराज अभी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इस वर्ष की स्थापना की थी। कब? 1194 में। 1194 में रणथंभौर की शाखा की स्थापना करता है भी किसने? गोविंदराज ने की थी भी। किसकी सहायता से? कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। तो ये रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं भी इस बार तो आपको भी रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने भी। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था भी। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था भी कौन था भी? कौन था भी? वाघभट्ट एवं हमीर था भी। वाघभट्ट एवं हमीर है जिसने दिल्ली के विरुद्ध के प्रतिरोध किया था भी। एक तो वाघभट्ट एक हमीर है भी। हमीर को जानते ही है भी, कौन था हमीर? भाई घाटी शासक था भी। एक वाघभट्ट भी रणथंभौर के शासक है जिन्हें सल्तनत के विरुद्ध के प्रतिरोध किया था भी। ठीक है, वीरनारायण के समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था भी। कब? वीरनारायण के समय के दिल्ली सुल्तान कौन? इल्तुतमिश था। रणथंभौर पर आक्रमण किया जिसने वीरनारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया भी। जिसे कि वीरनारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया थी, परंतु सुल्तान ने उसका दिल्ली में वध करवा दिया। परंतु सुल्तान ने क्या उसका दिल्ली में वध करवा दिया। इसके उत्तराधिकारी वाघभट्ट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की। उसका उत्तराधिकारी तो कौन? वाघभट्ट ने दिल्ली सल्तनत के क्या दिल्ली सल्तनत से क्या अपने राज्य की रक्षा की। हमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े थे भी। कितने? 17 युद्ध लड़े थे हमीर ने, जिसमें 16 युद्ध जीता था। 16 युद्ध जीते थे, एक युद्ध हार गया भी, एक युद्ध हार गया। 16 युद्ध में विजयी रहा था 17 में, तथा अंतिम युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया भी। तो अंतिम युद्ध होता है ना, अंतिम युद्ध के अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध होता है भी। हमीर का अंतिम युद्ध होता है वो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध होता है, जिसमें वो क्या हार जाता है और अपने प्राण गवा बैठता है भी। ठीक है, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना ने की प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ मुठभेड़ हुई थी? कब होती? 1190 में होती है भी। 1190 में होती है भी। किसके साथ होती है? जलालुद्दीन खिलजी के साथ होती है भी। फिर जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी आता है जिसने कि रणथंभौर को जीत लेता है भी। ठीक है, तो प्रथम आक्रमण है जलालुद्दीन का कब करता है? 1290 में करता है भी, जिसमें क्या जलालुद्दीन खिलजी के उसको जीत नहीं पाता। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में ईस्वी में जाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे सफलता मिली, परंतु गुरुदास सैनी जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया वह मारा जाता भी। क्या जाइन के युद्ध में कौन मारा जाता है? गुरुदास सैनी मारा जाता भी। ठीक है, तो जाइन के युद्ध में कौन मारा जाता भी? गुरुदास सैनी मारा जाता भी, जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया था भी मारा गया। और तुर्क सेना रणथंभौर की ओर आगे बढ़ी और गढ़ को लेने के लिए मंजनिक, सेवात तथा गरगच बनाने के पश्चात भी सफलता मिली के कारण सुल्तान सेना सहित दिल्ली लौट गया भी। अतः हमीर ने जाइन पर पुनः अधिकार कर लिया है। सुल्तान ने 1192 में दोबारा किले पर आक्रमण किया भी। जाइन की
विजय से जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को घेरा डाला भी। जायन की विजय के बाद से जायन पर विजय तो पहले भी की थी और 1192 में फिर जायन पर विजय कर लेता भी। जायन की विजय से जलालुद्दीन खिलजी ने के रणथंभौर दुर्ग को घेरा डाला। अमीर खुसरो बर्नी की तारीख के फिरोज शाही के अनुसार दुर्ग को जीतने के बाद जलालुद्दीन के समस्त प्रयास असफल रहे। जलालुद्दीन ने कहा, मैं से 10 दुर्गों को मुसलमान की एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। सुल्तान के लौटने पर अमीर ने जाइन पर पुनः आक्रमण कर लिया था भी। तो किस किले के बारे में कहा जाता है भी? तो जलालुद्दीन के रणथंभौर को जीत नहीं पाता। रणथंभौर को 2 बार करता है भी। एक तो 1290 में करता है आक्रमण, एक तो 1290 में करता है भी, जिसमें जाइन दुर्ग पर के आक्रमण करता है तो गुरुदास से नहीं मारा जाता भी। ठीक है, फिर के रणथंभौर पर घेरा डालता है भी, जिससे रणथंभौर को जीत नहीं पाता भी। फिर वो दिल्ली चला जाता है। उसके बाद के 1292 में फिर आता था भी, 1292 में फिर आता था। फिर जाइन दुर्ग पर आक्रमण करता है, जाइन दुर्ग को जीत लेता है भी। फिर क्या, रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं, रणथंभौर को फिर नहीं जीत पाता भी। ठीक है, 1292 में फिर रणथंभौर को नहीं जीत पाता भी। फिर क्या, फिर जलालुद्दीन कहता है, मैं से 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता भी। ठीक है, तो 1290 में कहता है भी, ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं महत्व नहीं देता। इससे किसने किस दुर्ग के बारे में कहा था भाई? किसने किस दुर्ग के बारे में कहा था भाई कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था भी रणथंभौर के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था भी? रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था भी? किसने हराया था भी? अमीर ने हराया था भी। कौन था रणथंभौर का चौहान शासक? कौन था भी? अमीर था भी, जिसने जलालुद्दीन खिलजी को हराया था भी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी अभी 2 बार मार खा के गया था भी, एक तो 90 में, एक 92 में, 1290 और 1292 में। ठीक है, दो बार मुंह पर खाई गया था भी ये बंदा। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्यों की? तो भी बताना है क्यों किया था भी। जलालुद्दीन के बाद कब आता है? अलाउद्दीन आता भी। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने क्यों आक्रमण किया था भी? क्यों आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर क्यों आक्रमण किया था? क्योंकि सुल्तान की विद्रोहियों को अमीर ने क्या शरण दे दी थी? अमीर ने क्या शरण दी थी भी। ठीक है, रणथंभौर का शासक कौन था? अमीर ने मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह और कहबरू, कौन था? मोहम्मद शाह और कहबरू को शरण देने के कारण एवं अमीर द्वारा राज कर बंद कर देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था भी। कि है अमीर ने के मंगोल विद्रोही कौन था? मोहम्मद शाह व कहबरू को शरण देती थी, इसलिए के अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी भी? क्या अमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को शरण दी थी भी? किसने? एक मोहम्मद शाह, एक कहबरू था। एक मोहम्मद शाह, दूसरा कौन था? कहबरू था भी। तो दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर देना भी, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना भी। ठीक है, मोहम्मद शाह और कहबरू को शरण दी थी भी। ठीक है, कि मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी? कि मोहम्मद शाह व कहबरू ने मंगोल विद्रोही था, किसके पास शरण ली थी? किसके पास? अमीर के पास शरण ली थी भी। कि मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी? अमीर के पास शरण ली थी भी। ठीक है, रणथंभौर का युद्ध 1301 कब होता है? 1301 में होता है। किसके मध्य हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और अमीर के मध्य होता है भी। रणथंभौर का युद्ध होता है जो 1301 में होता है, जो अमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य होता है भी। ठीक है, रणथंभौर का युद्ध 1301 में होता है भी। अमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहता है भी।
और अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर के सेनापति रत्तीपाल, सेनानायक रणमल था एक अधिकारी सुदर्शन शाह को लालच देकर अपनी तरफ मिला लेते भी। तो इसने के विश्वासघात कर दिया था रत्तीपाल और रणमल ने, ठीक है, जिसके कारण का हमीर युद्ध हार जाता है भी और अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीत जाता भी, ठीक है। तो किसने विश्वासघात किया था हमीर के साथ? रत्तीपाल और रणमल ने। रत्तीपाल और रणमल ने के हमीर के साथ विश्वासघात किया था भी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया था? किस वर्ष किया था? 1301 में। कब किया था? 1301 ईस्वी में, ठीक है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था भी? अलाउद्दीन जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था तो उसमें इसमें शासक कौन था भी? कौन था भी? हमीर था भी। और रणमल और रत्तीपाल ने हमीर के साथ विश्वासघात किया था भी। रणमल और रणमल, इसको भूल मत जाना भी, रणमल और रत्तीपाल को, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ लिया था किसने विश्वासघात किया था भी। रणमल और रत्तीपाल ने किया था, जिससे हमीर युद्ध हार जाता है भी, ठीक है। हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ भी? का हमीर है, हमीर के किन दो मंत्रियों ने विश्वासघात किया था भी? रणमल और रत्तीपाल ने किया था। किसने? रणमल और रत्तीपाल ने हमीर के साथ विश्वासघात किया, जिससे हमीर के 1301 का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी से हार जाता है, ठीक है। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? कौन सा मारा गया था? नुसरत खां मारा जाता भी। कौन सा? नुसरत खां मारा जाता भी। उसके साथ दो सेनापति थे भी, उल्लू खां और नुसरत खां थे भी। तो नुसरत खां मारा जाता भी, ठीक है। तो कौन मारा जाता है? नुसरत खां मारा जाता भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं भी। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना भी, ठीक है। रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी, किसने भेजी? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजी भी, जिसका नेतृत्व उल्लू खां और नुसरत खां कर रहा था भी। जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था भी? उल्लू खां और नुसरत खां कर रहा था। इस बार खिलजी सेनाध्यक्ष हिंदू वाट पार कर जाइन लेने में सफल हो गया भी। जाइन तो हर बार क्योंकि जाइन दुर्ग तो जलालुद्दीन खिलजी कई बार जीत चुका था भी, लेकिन रणथंभौर जीतना नामुमकिन था भी। तो ऐसा सफल हो गया। नुसरत खां प्राचीरों की तोड़फोड़ में लगा था और किले से आने वाले गोले के वार से मारा गया भी। खैर नुसरत खां वो किले की प्राचीर तोड़ने में व्यस्त था भी, तभी किले से एक गोला आता है और नुसरत खां के लग जाता है भी, नुसरत खां मारा जाता है भी। पीछे बचा उल्लू खां बचता है भी, ठीक है। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? किसके अधिकार में सौंपा था भी? किसके? कौन बताता था? एक बताता उल्लू खां, तो उल्लू खां को सौंप दिया था अभी। रणथंभौर विजय करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को किसको सौंपा था भी? उल्लू खां को सौंपा था, क्योंकि नुसरत खां तो मारा ही जाता है भी। तो बाद में बचा उल्लू खां, विश्वास पत्र एक ही बंदा था, ये दो विश्वास पत्र थे जिसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। पीछे बचा उल्लू खां को सौंप दिया जाता है भी, किसको? रणथंभौर के उल्लू खां को सौंप दिया जाता है भी, ठीक है। जालौर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा भी? जालौर को कौन सा शासक है जिसे दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? कौन था भी? चाचिंग देव था भी। कौन था? चाचिंग देव था, जिससे कि दिल्ली के सुल्तानों के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा भी, ठीक है। चाचिंग देव। तो चाचिंग देव की व्याख्या पढ़ लेते भी। चाचिंग देव का कार्यकाल 1257 से 1282 है भी। चाचिंग देव का कार्यकाल के 1257 से 1282 है भी। दशरथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह के पुत्र चाचिंग देव ने राज्य की सीमा को बढ़ाया भी। दशरथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह पुत्र चाचिंग देव ने राज्य की सीमा को बढ़ाया दी। वह नसरुद्दीन मोहम्मद तथा बलबन का समकालीन था भी। चाचिंग देव है वो नसरुद्दीन मोहम्मद तथा बलबन का समकालीन था, जिन्होंने किसी प्रकार से आक्रमण नहीं किया भी। उनके पास इतना साहस ही नहीं था भी कि वो चाचिंग देव का सामना कर सके भी, ठीक है। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था, कौन सा था भी? राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन था भी? नाडोल था भी। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था भी, कौन सा? नाडोल के चौहान थे भी, ठीक है।
तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाडोल के चौहान शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाघपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान है भी। ठीक है, तो नाडोल के चौहान का संस्थापक कौन है? लक्ष्मण चौहान है भी। कौन है? नाडोल लक्ष्मण। तो ऐसे याद रखना भी, नाडोल लक्ष्मण। तो नाडोल के चौहान का संस्थापक कौन है भी? लक्ष्मण चौहान है भी, जिसने 960 ईस्वी के लगभग चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की स्थापना की। शाकंभरी के चौहानों के बाद यह प्रथम चौहान राज्य भी। पहले तो सांबर के चौहान है भी, उसके बाद के प्रथम चौहान राज्य है। यह पहला चौहान कालीन नगर है जहां इतने विशाल स्तर पर उत्खनन कार्य करवाए गए भी। एक मिट्टी के बर्तन पर साल बंजी का कंकड़ मिल रहा है। एक मिट्टी के बर्तन है जिस पे के साल बंजी का कंकड़ मिला है। 1205 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान जालोर की शाखा चौहान शाखा में मिल गई भी। कि 1205 ईस्वी के लगभग बनी नाडोल के चौहान नहीं, नाडोल के चौहान के जालोर के चौहान शाखा में ही मिल गए थे। कब? 1205 ईस्वी में। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा भी? नाडोल है भी। ठीक है, तो नाडोल के चौहान के 1205 ईस्वी में के जालोर के चौहान शाखा में मिल गए थे भी। ठीक है, फिर जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है भी? तो नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कौन है भी? लक्ष्मण सिंह है भी। नाडोल है, नाडोल वालों का कौन है भी? नाडोल वालों का कौन है भी? लक्ष्मण है भी। कौन है? लक्ष्मण है। तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल चौहान है। कौन है? जालोर के कीर्तिपाल चौहान है भी। ठीक है, नाडोल शाखा के कीर्तिपाल कित्तू ने 1181 ईस्वी के लगभग जालोर के परमारों से छीनकर अपने अधिकार में लेकर स्वतंत्र शासक बन बैठा भी। वह जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक था भी। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जबालीपुर और किले का सुवर्णगिरी मिलता है भी। ठीक है भी, कि प्राचीन शिलालेखों में जालोर का क्या है? नाम के जबालीपुर मिलता है भी। तो प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम के जबालीपुर मिलता है भी, और जालोर का किले का सुवर्णगिरी मिलता है भी। जालोर के किले का सुवर्णगिरी मिलता है भी। ठीक है, जिसको उपवर्ष में सोनागढ़ कहते हैं। इसी पर्वत के नाम पर चौहान की एक शाखा सोनगढ़ कहलाई है भी। तो इसी पर्वत के नाम पर इस चौहान शाखा की सोनगढ़ कहलाई है। जिसे फिर जालोर पर सोनगढ़ चौहानों ने किस पराजित कर अपना अधिकार किया था भी? जालोर है, जालोर पर सोनगढ़ चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया था भी? परमारों को। कि जालोर के सोनगढ़ चौहान है, परमारों को पराजित किया कि जालोर पर अधिकार कर लिया था भी। ठीक है, फिर कन्नड़ देव चौहान है। कन्नड़ देव कहाँ का शासक था भी? जालोर का शासक था भी। कन्नड़ देव कहाँ का शासक था भी? कन्नड़ देव चौहान जालोर का शासक था भी। कहाँ का शासक था? जालोर का शासक था भी। ठीक है, तो ये याद रखना भी। जालोर के चौहान वंश के कन्नड़ देव की महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलने वाला दीर्घकालिक संघर्ष है भी। जालोर के चौहान वंश का कौन है? कन्नड़ देव चौहान की महत्वपूर्ण घटना के भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलने वाला संघर्ष है भी। ठीक है, फिर जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था भी? जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था भी? कन्नड़ देव था भी। क्या अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन के समकालीन शासक जालोर का कौन था भी? अलाउद्दीन के समकालीन शासक कौन था भी? कन्नड़ देव था। कौन था? कन्नड़ देव था भाई। ठीक है, ओके। क्या निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है भी? क्या कौन सा ग्रंथ है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? क्यों है? कन्नड़ देव प्रबंध। कन्नड़ देव प्रबंध में क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का वर्णन मिलता है भी। किसमें मिलता है? कन्नड़ देव प्रबंध में। तो कन्नड़ देव प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई है भी? कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ द्वारा लिखी गई है। पद्मनाभ द्वारा लिखित कन्नड़ देव प्रबंध में जालोर के चौहान, कन्नड़ देव एवं वीरमदेव तथा अलाउद्दीन के मध्य संघर्ष वीरमदेव एवं अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का प्रेम प्रसंग आदि का वर्णन है विधि। कन्नड़ देव प्रबंध में क्या है? अलाउद्दीन की पुत्री कौन सी? फिरोजा, और वीरमदेव का प्रेम प्रसंग भी बताया गया भी।
कानड़देव प्रबंध के अनुसार दिल्ली शिविर पर हमले का नेतृत्व कानड़देव के मंत्री जेता देवड़ा ने किया था भी। ठीक है, कि कानड़देव प्रबंध के अनुसार क्या है, दिल्ली शिविर पर हमले का नेतृत्व किसे, कानड़देव के मंत्री जेता ने किया था भी। तो कानड़देव प्रबंध के अनुसार ही क्या है, अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा और वीरमदेव का प्रेम प्रसंग बताया गया भी। ठीक है, तो कानड़देव प्रबंध ये बताता है कि अलाउद्दीन ने क्या है, जालोर पर आक्रमण किया था भी और जालोर को उसने जीत लिया भी थी। ये कानड़देव प्रबंध बताता भी। ठीक है भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कानड़देव का मुख्यमंत्री कौन था भी। कानड़देव का मुख्यमंत्री कौन था भी, जेता देवड़ा था जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था भी। कानड़देव का मुख्यमंत्री कौन था, जेता देवड़ा था। और जेता देवड़ा ने क्या दिल्ली पर आक्रमण किया था, इसकी जानकारी हमें कानड़देव प्रबंध से मिलती है भी। ठीक है, कानड़देव प्रबंध से मिलती है भी कि जेता देवड़ा ने दिल्ली पर आक्रमण किया था भी, और इसकी जानकारी हमें कानड़देव प्रबंध से मिलती है। और कानड़देव प्रबंध किसने लिखा था, पद्म नाम ने लिखा था भी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद किया था भी। तो अलाउद्दीन ने एक दुर्ग जीता था जिसका नाम बाद में उसने क्या खैराबाद कर दिया था, उसका नाम सिवाना है। तो ऐसे याद रखो कि सिर की हमेशा खैर नहीं रहती भी, तो सिर की हमेशा खैर नहीं रहते, तो अलाउद्दीन ने सिवाना को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया था भी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम जालोर अभियान 1308, जालोर का अभियान कौन सा, 1308 में सिवाना दुर्ग का पतन। अलाउद्दीन ने 2 जुलाई 1308 ईस्वी में एक सेना किले को फतेह करने के लिए नियुक्त कर दी हुई। सुल्तान ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग का अधिकार कर लिया और सिवाना को अधिकार करके कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा, उसका नाम खैराबाद कर दिया भी। ठीक है, तो रणथंभौर वाला है, रणथंभौर वाला किसको सौंपा था अभी, रणथंभौर वाला दुर्ग जीतकर किसे सौंपा, उलुग खां को। किसको, उलुग खां को सौंप दिया था भी, क्योंकि नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है भी, नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है, बाद में बचा है उलुग खां। तो उलुग खां को क्या है, रणथंभौर सौंप दिया जाता है भी। बाद में जीतता भी सिवाना को जीत कर क्या है, उसका नाम खैराबाद कर देता है। क्या नाम, खैराबाद कर देता है, और कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप देता है। कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना सौंप देता है। ठीक है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण कब किया था भी। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण कब किया था, 1311 में। कब किया था, 1311 में। जालोर पर द्वितीय आक्रमण कब 1311 में किया था भी। ठीक है, अलाउद्दीन का द्वितीय जालोर अभियान, अलाउद्दीन का द्वितीय जालोर अभियान 1311 में होता भी। जालोर का पतन, कानड़देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया भी। जालोर का युद्ध कानड़देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया भी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। इस तरह जालोर के सोनग्रा चौहान वंश का पतन हुआ भी, और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय के बाद उसका नाम जलालाबाद कर दिया भी। तो अलाउद्दीन ने जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया था और सिवाना का नाम खैराबाद कर दिया भी, और सिवाना का दुर्ग है वो कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया भी, कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना भी। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना बनता है भी आपका, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम जलालाबाद कर दिया था भी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था। जालोर में कौन सा राजवंश था भी, जालोर के सोनग्रा चौहान थे भी। ठीक है, जालोर में कौन थे, सोनग्रा चौहान थे भी, जिसका अंत अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया 1311 में कर दिया था भी। ठीक है, 1308 में सिवाना का अंत हो जाता भी। फिर के जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, वह सही विकल्प चुनिए भी। तो अपने 3-4 विकल्प दिए, 2 विकल्प दिए, इनमें से सही देखना है कौन सा है भी। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल-उद-दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी भी। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल-उद-दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली भेजी थी भी, तो ये बात सही है भी। जालोर के दहिया में सेजसल विक्रम
को स्वर्ण का लाश देकर सुल्तान की सेना में गुप्त मार्ग से जालौर दुर्ग में प्रवेश किया था भी। तो जालौर के बाहर किले के बारे में एक बात की जाती है भी कि राई के बाव रातों रात बिक गया था भी। ठीक है, जालौर के बाव, जालौर दुर्ग के बारे में कहावत है भी कि राई के बाव रातों रात बिक गए भी जालौर का दुर्ग। तो दोनों बात सही है भी। क्या सेजमल विक्रम को सोने का लालच देकर के अपनी ओर मिला लिया था उसने, क्या गुप्त मार्ग बता दिया था अभी। तो ये जालौर का दुर्ग जीत लिया अभी। ठीक है, तो राई के बाव रातों रात भी क्या था भी ये दुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के कालक्रम बताइए अभी, बताते हैं अभी। ठीक है, तो पहले रणथंभौर आता है अभी, पहले रणथंभौर आएगा अभी, फिर बाद में 1301 1301 में रणथंभौर आता है अभी। तो 1303 में चित्तौड़ आता है अभी, चित्तौड़ आता है अभी। ठीक है, 1301 में रणथंभौर, फिर 1308 सिवान आता है अभी, 1311 जालौर आता है अभी। तो ये क्रम यहाँ पे याद रखना भी, क्रम देख लेना कौन सा सही है अभी। तो पहला 1301 के बाद है चित्तौड़ आएगा, 1 3 फिर 4 फिर 2 आएगा अभी। ठीक है, तो एक नंबर सही हो जाएगा अभी। ठीक है, चौहान शासक को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए भी। चौहान शासक दिए इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना भी। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय के पिता कौन थे भी? पृथ्वीराज तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान थे भी। तो 4 से पहले के 2 आएगा भी। ठीक है, ठीक है, तो विगराज के बाद में कौन आएगा भी? विगराज के बाद में पृथ्वीराज द्वितीय आएगा भी। पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में सोमेश्वर आएगा, सोमेश्वर के बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय आएगा भाई। ठीक है, तो ये क्रम हो जाएगा भाई। चौहान शासक कालक्रम देख लीजिए। वासुदेव चौहान के बाद गुहक, फिर विगराज प्रथम, फिर विगराज द्वितीय, फिर विगराज तृतीय भी, फिर पृथ्वीराज प्रथम आएगा, फिर अजय राज आएगा। अजय राज 1311 से 1330 आएगा। फिर अनुराज 1333 से 1300 अनुराज के 1133 से 1155 विगराज चतुर्थ आएगा। फिर पृथ्वीराज द्वितीय आएगा भी, फिर सोमेश्वर आएगा, फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय आएगा भी। ठीक है, तो ये कालक्रम देख लेना अभी कौन कौन सा। वासुदेव बाद में गुहक आएगा, गुहक बाद में विगराज प्रथम आएगा, विगराज द्वितीय आएगा, फिर विगराज तृतीय आएगा भी, फिर पृथ्वीराज प्रथम आएगा, फिर अजय राज आएगा, फिर अनुराज आएगा, फिर विगराज चतुर्थ आएगा भी, फिर पृथ्वीराज सेकंड आएगा भी, फिर सोमेश्वर आएगा, फिर पृथ्वीराज तृतीय आएगा भी। ठीक है, चौहान राजवंश के शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है भी। ठीक है, व्यवस्थित करना है भी। तो इनका आपको पता ही है अभी, अनुराग से पहले अजय राज आएगा भी, तो 3 से पहले 2 आएगा भी, 3 से पहले 2 आएगा भी, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, इसके बाद में क्या, अजय राज बाद में अनुराज बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय आएगा भी। ठीक है, फिर विगराज चतुर्थ आएगा भी। ठीक है, तो ये 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, अजय राज, अनुराज, फिर विगराज चतुर्थ, फिर लास्ट में क्या है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय आएगा भी। ठीक है, चौहान शासकों को कालक्रम में अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चौहान शासक भाई कालक्रम बहुत आ रही है अभी, 23 में फिर आ गया अभी ये, पहले कितने में आया था अभी, पहले किस में आया था अभी, तो देखते हैं अभी। पृथ्वीराज प्रथम के चामुंड राय बाद में दुर्लभ राय तृतीय आ जाएगा, फिर विगराज तृतीय, फिर पृथ्वीराज प्रथम आ जाएगा अभी। कोटा राज्य के संस्थापक कौन है अभी, कौन है, माधो सिंह अभी। क्या कोटा राज्य के संस्थापक कौन है, माधो सिंह अभी। ठीक है, तो इसके बारे में व्याख्या देख लेते अभी।
राजस्थान के कानपुर तथा उद्यानों का नाम नगर से विख्यात औद्योगिक नगरी की स्थापना माधो सिंह ने की थी। क्या कोटा नगर की स्थापना कौन है? माधो सिंह करता है भी, ठीक है। माधो सिंह ने की थी। अभिलेखों के अनुसार बूंदी के राजा जैत सिंह के पौत्र ने जब 1264 ईस्वी चंबल के पूर्वी किनारे के शासक कोटिया भील को मारकर इस भूभाग को अपने अधिकार में ले लिया, तो इन्होंने कोटिया भील के नाम पर इसका नाम कोटा रखा भी। तो कोटिया भील के नाम पर कोटा का नाम पड़ा भी। कोटा की स्थापना करता कौन है? माधो सिंह करता भी, ठीक है। झालावाड़ झालावाड़ राज्य की स्थापना कब होती है? 1838 में होती है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित है ये, अंग्रेजों ने स्थापित की थी। झालावाड़ की राज्य की स्थापना कब होती है? 1838 में होती है भी, ठीक है। 200 क्लास अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी एक बार। क्या कोटा के शासक महाराव राम सिंह के शासनकाल में महाराजा तथा उनके दीवान व फौजदार झाला मदन सिंह झाला जालिम सिंह का पुत्र के मध्य शासन के अधिकारों को लेकर अत्यधिक मनमुटाव हो जाने पर अंग्रेजी सरकार ने 1838 ईस्वी में कोटा रियासत के 17 परगने लेकर झालावाड़ की संसद रियासत गठित कर दी तथा झाला मदन सिंह को वहां का संसद शासक बना दिया। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा स्थापित ये राजस्थान की दूसरी रियासत है भी। तो पहली टोंक है भी, जो मुस्लिम रियासत है भी, और दूसरी कौन सी है? टोंक है भी। और नई रियासत झालावाड़ की राजधानी झालापाटन बनाई गई थी भी, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत अभी 1838 में। नवीनतम रियासत कौन सी है? 1838 में। और पहली टोंक थी भी, जो 1817 में स्थापित होती है भी, जो मुस्लिम रियासत है भी। टोंक की मुस्लिम रियासत है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध के 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी भी? कि अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? किसकी सहायता की थी? जालिम सिंह की स्थापना की थी भी, क्योंकि अंग्रेजों की जालिम सिंह के साथ ज़्यादा बनती थी भी, तभी तो इन्होंने जालिम सिंह को नया राजा झालावाड़ दे दिया था भी, क्योंकि कोटा से इस तरह परगने लेके और जालिम सिंह को क्या इस तरह परगने दे दिए थे भी। तो जालिम मतलब दिए तो जालिम सिंह से ज़्यादा बनती है भी, तभी तो इनका साथ दे रहे हैं। तो कोटा के महाराजा के विरुद्ध क्या जालिम सिंह की सहायता की थी भी, ठीक है। कोटा महाराव किशोर सिंह और कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह के मध्य प्रशासनिक अधिकारों को लेकर के तनाव उत्पन्न हो गया। अंग्रेजों द्वारा 20 फरवरी 1818 ईस्वी को कोटा के साथ की गई गुप्त संधि के अनुसार राज्य के प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग झाला जालिम सिंह एवं उसके वंशज करेंगे तथा महाराव उमेश सिंह उसके वंशज राज्य के शासक बनेंगे भी। जो भी प्रशासनिक अधिकार है नहीं, वो तो क्या जालिम सिंह के उत्तराधिकारी वो करेंगे, और जो प्रशासन करेगा, जो राजा बनेगा, वो कोटा के वंशज बनेगी भी, ठीक है। कोटा के महाराव उमेश सिंह के वंशज बनेगी भी। अब महाराव किशोर सिंह इस संधि को रद्द कर स्वयं सत्ता हाथ में ले ली भी। अब महाराव किशोर सिंह है वो स्वयं संधि को विच्छेद कर सत्ता के अपने हाथ में ले ली, जबकि जालिम सिंह अपने अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था भी। जालिम सिंह के अपने अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तब अक्टूबर 1821 में महाराव किशोर सिंह और जालिम सिंह के बीच 12 के पास मांगरोल युद्ध हुआ। युद्ध के बाद महाराणा मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के मध्यस्थता से किशोर सिंह और जालिम सिंह के मध्य 22 नवंबर 1821 को एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार महाराव के निजी कार्यों में जालिम सिंह हस्तक्षेप नहीं करेगा और झाला के राजकाज में महाराव का दखल नहीं होगा भी। इस युद्ध के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष रूप से जालिम सिंह प्रशासन का सर्वेसर्वा बन गया भी, ठीक है। फिर क्या हुंजा नाम में घोड़ा किसका था भी? हुंजा नाम में घोड़ा किसका था भी? बूंदी के महाराव उमेश सिंह का था भी। क्या हुंजा नाम में घोड़ा वो किसका था भी? बूंदी के उमेश सिंह का था भी, ठीक है। राजस्थान में मराठों का स्वतंत्र प्रवेश बूंदी में हुआ था भी। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ से हुआ? बूंदी से हुआ भी, ठीक है। ये आपको बताई हुई है, बूंदी से हुआ भी, बूंदी में हुआ। जब 1734 ईस्वी में वहाँ के बुद्ध सिंह की कछवाई रानी आनंद कुंवरी ने अपने पुत्र उमेश सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर व राणोजी को आमंत्रित किया, तो उमेश सिंह को एक राजा ने हुंजा नामक इराकी घोड़ा उपहार में दिया था भी। राजस्थान में मराठों का प्रवेश कहाँ से होता है? बूंदी में होता है भी। किस तरह से? तो प्रवेश क्या है? बूंदी से होता है। 1734 में वहाँ के बुद्ध सिंह की कछवाई रानी थी
आनंद कुंवरी ने अपने पुत्र उमेश सिंह को के पक्ष में मराठा को होलकर को और रणजी को आमंत्रित किया था भी। कि कछवाई रानी थी जिसने अपने पुत्र के उमेश सिंह के पक्ष में के मराठा सरदार होलकर व रणजी को आमंत्रित किया था भी। उमेश सिंह को एक राजा ने हुंजा नामक का इराकी घोड़ा दे दिया था। ठीक है। झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं भी? तो देखते हैं कौन सा कथन सही है नहीं झाला जालिम सिंह के बारे में। वह कोटा राज्य का शासक था भी। झाला जालिम सिंह के झालावाड़ का शासक था भी। वह कोटा का फौजदार था भी, ये बात सही है भी। वह मान कूटनीतिज्ञ के वह राजनेता था भी, ये बात है। उसने पिंडारियों से मित्रता पूर्ण संबंध स्थापित की थी भी, ये बात भी सही है भी कि झाला जालिम सिंह ने के पिंडारियों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित की थी। कोटा राज्य का शासक पूर्णतः उसमें नहीं था भी, ये बात भी सही है, लेकिन कोटा का राज्य का शासक नहीं था भी। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी भी कि झाला जालिम सिंह के 1769 से 1817 ईस्वी कोटा के शासक राव उमेश सिंह के समय जालिम सिंह झाला कोटा राज्य का प्रशासक था भी। देखिए प्रशासक था भी, शासक नहीं था भी। मराठों अंग्रेजों पिंडारियों से अच्छे संबंध होने के कारण कोटा इनसे बचा रहा भी कि झाला जालिम सिंह के कारण के कोटा बचा रहा था, क्योंकि झाला जालिम सिंह ने मराठों से अंग्रेजों से पिंडारियों से के मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करे थे कि जिनसे जिनके कारण कोटा बचा रहा था भी। उसी ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से 1817 ईस्वी में सहायक संधि की थी। 1762 से 1768 तक झाला जालिम सिंह कोटा से हटा दिए गए। 1762 से 1768 तक झाला जालिम सिंह के भी कोटा से हटा दिए गए। तब से ये उदयपुर की सेवा में रहे। जालिम सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर उदयपुर के महाराणा ने राज राणा की उपाधि से सम्मानित किया था भी, वो जागीर दी थी भी। कि उदयपुर के महाराणा ने झाला जालिम सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? राज राणा की उपाधि दी भी। ठीक है, कि उदयपुर के महाराणा ने झाला जालिम सिंह के राज राणा की उपाधि दी थी भी। ठीक है, कि चौहान वंश का संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी भी? सहसमल की चौहान वंश का संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? सिरोही थी भी। सहसमल की राजधानी कौन सी थी? सिरोही थी भी। सिरोही में चौहान की देवड़ा शाखा का शासन था भी। कि सिरोही में चौहान की कौन सी शाखा थी? देवड़ा शाखा था भी, जिसकी स्थापना 1311 ईस्वी के आसपास लुम्बा द्वारा की गई थी। कि सिरोही के चौहानों की स्थापना किसने की थी? लुम्बा चौहान ने की थी भी। इनकी राजधानी चंद्रावती थी। तब बाद में सहसमल 1425 सिरोही नगर की स्थापना कर अपनी राजधानी बनाया था भी। कि सिरोही की स्थापना 1425 में हुई थी भी, जिसको बाद में सिरोही राजधानी बनाया था भी। महाराणा कुंभा ने सिरोही अपने अधीन कर लिया था भी। तो महाराणा कुंभा ने के सिरोही को अपने अधीन कर लिया था भी। तो सिरोही के चौहान कौन सा था? सिरोही में देवड़ा चौहान था भी। ठीक है, और सिरोही वाले चौहान की स्थापना कौन करता है? लुम्बा चौहान करता है। ठीक है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं हुई? या कौन सी पुस्तक है चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है भी? सुरजन चरित्र भी, पृथ्वीराज विजय भी है भी, हमीर महाकाव्य भी, लेकिन हर्ष चरित्र नहीं है भी। चौहानों की जानकारी का स्रोत है नहीं है भी। ठीक है, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र आदि ग्रंथों में चौहानों के सूर्यवंशी बताए गए भी। पृथ्वीराज विजय हो गए, हमीर महाकाव्य हो गए, सुरजन चरित्र हो गए, इसमें चौहानों के सूर्यवंशी बताए गए भी। ठीक है, जब हर्ष चरित्र बाण भट्ट द्वारा रचित है भी। हर्ष चरित्र किसके द्वारा? बाण भट्ट द्वारा रचित है भी। संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है भी, जिसमें हर्षवर्धन का जीवन चरित्र का वर्णन है भी। जो हर्ष चरित्र है उसके बाण भट्ट द्वारा रचित है भी, जिसमें के हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है भी। तो आज के चौहान का वंश समाप्त हो गया भी। अब अगला करेंगे मेवाड़ के गोयल वंश और सिसोदिया वंश भी। तो चैनल क्लास अच्छी लगी है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो भी। नेक्स्ट है मेवाड़ के गोयल और सिसोदिया वंश। ठीक है।